To start with the introduction, my name is Akshay Kumar Patil. मैं बेलगावी कर्नाटका से हूँ। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम बीएमएस कॉलेज बेंगलोर से। फिर उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की ग्रेजुएशन के बाद। मेरा फाइनल अटेम्प्ट में 6th अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ विद रैंक 746 और मुझे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस IRMS अलॉकेट हुई है। अभी मैं ट्रेनिंग चल रही है हमारी लखनऊ में IRITM है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैफिक एंड मैनेजमेंट, वहाँ पर। इन टोटल मैंने 4 मेंस दिए हैं और 2 इंटरव्यू। इसमें एक फॉरेस्ट का मेंस और फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू भी दिया है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन और यूपीएससी की जर्नी के बारे में। तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स से। तो प्रीलिम्स में मेनली ये था कि बेसिक बुक्स को अध्ययन करना है, बेसिक बुक्स पे फोकस करना है। अपने बेसिक्स जितने स्ट्रांग होंगे प्रीलिम्स का निकालने का चांसेस उतने अच्छे होते जाते हैं। और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मतलब आपकी तैयारी एक लेवल तक ही हो सकती है प्रीलिम्स में ना। तो उसके बाद प्रीलिम्स में जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे, जितना आप कॉन्फिडेंटली जाओगे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने, उतना आपके चांसेस बढ़ जाते हैं क्लियर करने के। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है, जैसे टेस्ट सीरीज़ में वगैरह 130 140 वगैरह ले आते हैं, लेकिन वहाँ पे 100 का कट ऑफ भी पार नहीं कर पाते। तो क्योंकि वो एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, स्पेशली इन केस ऑफ प्रीलिम्स। क्योंकि आपके साल भर के 2 साल 3 साल की जो भी मेहनत की है, वो आपका 2 घंटे में टेस्ट हो रहा है। तो उसके लिए आपको मेंटली स्टेबल होना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो प्रेशर होगा, अगर आप सीरियस हो और आपने इतना एफर्ट डाला है, तो अल्टीमेटली वो प्रेशर तो आना ही है। तो 2 तरह के कैंडिडेट हो सकते हैं, या तो आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं आ रहा है, तो वो होते हैं जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, यूपीएससी ने मेहनत ही नहीं की है। और आपको प्रेशर आ रहा है, तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने बहुत एफर्ट डाले और आपका बहुत कुछ स्टेक पे है। तो इट्स वेरी नॉर्मल कि प्रेशर रहेगा। वो जो उस प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर पाएगा, उसके लिए प्रीलिम्स निकालना इतनी बड़ी बात नहीं होती। क्योंकि एज ए सेड, लेवल ऑफ प्रिपरेशन एक लेवल तक ही हो सकती है, क्योंकि सब सेम बुक पढ़ रहे हैं, सब सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्री नहीं निकलता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस का आ जाता है। और एक और चीज़ होती है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी है आपको, उसकी वजह से आपकी क्लैरिटी होती है। ठीक है, तो फिर ये हो गया जीएस। और सीसेट के लिए भी आजकल सीसेट काफ़ी टफ हो गया है। तो आपका मैंने देखा है, इवन द आईआईटी एनआईटी से इंजीनियरिंग किए हुए लोग भी सीसेट क्लियर नहीं कर पाते कभी कभी। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एट द लीस्ट आप 8-10 पेपर टेस्ट सॉल्व करें प्री में जाने से पहले। तो सीसेट आपका इजीली क्लियर हो जाता है। अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गिव sufficient amount of time to practice CSAT, especially the maths part of it. Because they have been reducing the comprehension part in recent times, so it is very important to practice maths. So again in CSAT मैथ्स में भी आपको वैसे जैसे पहले आते थे कि सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं या प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब सिंपल फॉर्मूला से आंसर आ जाते थे। अभी वैसे क्वेश्चन नहीं पूछ रही यूपीएससी। तो आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे ना, तो आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं कि तो उसी टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं कि आप वहाँ पे उस इंस्टेंट में एग्जाम हॉल में बैठ के सोच के सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट ऑफ देम, स्पेशली मैथ्स में। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो आप मेंटली अलर्ट रहो और वैसी चीज़ों के लिए प्रिपेयर होके जाओ। और यूपीएससी अभी ये कहते हैं ना कि यूपीएससी से अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गई है। तो वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमेशा से रही है और वो हमेशा रहेगी। तो वो आप
प्री में जाते टाइम आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाना है, ठीक है। फिर मेंस में आते हैं, तो मेंस में अगेन सबसे इम्पोर्टेंट होता है आंसर राइटिंग। आप जितना आंसर राइटिंग करोगे उतनी आपको उतना फ़ायदा मिलेगा आपको मेंस एग्ज़ाम में। आंसर राइटिंग इतनी होनी चाहिए कि आप मैकेनिकली आप लिखते जाओगे कि मतलब 7 मिनट 8 मिनट में आपको 10 मार्कर लिखना है, तो मतलब लिखना ही है। तो वो सेट होता है। अगर आप ये होता है कि अब टोटल 180 मिनट्स होता है। 180 मिनट्स में आपको 20 क्वेश्चंस आंसर करने हैं, 10 मार्कर्स और 15 मार्कर्स। तो उसको ऐसे डिवाइड करते हैं, 7 मिनट 10 मार्कर के लिए और 11 मिनट 15 मार्कर के लिए, या फिर 8 मिनट 10 मार्कर 10 मिनट्स 15 मार्कर के लिए, जैसे आपको सूट हो। तो ये सब आपको प्रैक्टिस से होता है। ये स्पीड आपकी बनती है, क्लैरिटी आपको अपने जितना आप आंसर राइटिंग करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उससे मिलती है। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, आप टाइम मैनेज कैसे करोगे? आप रिवीजन। अगर आपको पॉइंट्स को रिवाइज करने में टाइम लग रहा है, तो अल्टीमेटली आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और पेपर छूटेगा। तो इसलिए रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इवन प्रीलिम्स में, मेंस में, दोनों में, ठीक है। प्रीलिम्स में ऐसा होगा, अगर आपको आपने रिवाइज नहीं किया, सपोज 1 या 2 बार पढ़ के चले गए, तो आपको क्वेश्चन देख के ऐसा लगेगा कि इसके बारे में मैंने पढ़ा है, कि आपको आइडिया लगेगा अच्छा ये तो मैंने पढ़ा है। फिर आप उसके लिए कमिट करोगे कि मैंने ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो मुझे आंसर करना ही है। फिर आप फोर्सफुली यू ट्राई टू अटेम्प्ट इट एंड यू एंड अप डूइंग इट रॉन्ग। सो ये प्रॉब्लम हो जाती है बहुत लोगों के साथ। तो ये कभी नहीं करना है। तो आप जितने बार रिवाइज करोगे उतना फ़ायदा रहता है। मेंस में वो टाइम अच्छे से मैनेज होता है, और जितना आपको इजीली रिकॉल करते हैं, तो उसको उससे आप क्या होता है, आप अपने पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। आपका बेस्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट होगा। इससे क्या होगा ना कि एग्जामिनर जब चेक करते हैं, तो उनको पहला पॉइंट देख के ही वो इम्प्रेस हो जाते हैं। और फिलर पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपको जगह बच रही है, तो जनरल पॉइंट्स होता है, जैसे क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस, स्प्रेडिंग द मैसेज, यूज ऑफ सोशल मीडिया, ये सब फिलर पॉइंट्स होती है। ये सब लास्ट में आएंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट वो नहीं है। सब लोग इन जनरल ऐसे ही लिख रहे होते हैं, ठीक है। अभी हाँ, ऐसे के बारे में बात करें, तो ऐसे के लिए मैंने स्पेशली ऐसे अलोकेट करके कुछ अलग से तैयारी नहीं की थी, और जनरली नहीं करते। लेकिन ये होता है कि प्रीवियस ईयर के वो देखो टॉपिक्स, और उन पे ब्रेनस्टॉर्म करो। ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे के लिए। अगर आप बैठ के ये सोच सकते हो कि 10 मिनट में कि मैं क्या क्या लिखूंगा, तो आपको बहुत इजीली लिखा जा सकता है। 10 से 12 पेज मिलते हैं, तो उतने पेजेस में आप पहले के 10 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, तो आगे के 80 मिनट्स आराम से लिखा जा सकता है। तो वो उसके लिए, और प्रिपरेशन के लिए आप ये ऐसे कर सकते हैं कि कोट्स हो गए, एनेक्डोट्स हो गए, इंट्रोडक्शन में क्या कैसे कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कंक्लूड कैसे कैसे, किन किन कोट्स से या फिर किन एनेक्डोट से, या किस ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में लिख के इंट्रोड्यूस या एंड कंक्लूजन कर सकते हैं, उसके बारे में ध्यान रहना चाहिए। ठीक है। तो अभी हम एक एक करके बुक लिस्ट पे बात कर लेते हैं। अगर मतलब सबको पता ही होंगे, लेकिन इन फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। तो अगर प्रीलिम्स की बात करें, तो इसमें प्रीलिम्स के लिए मेन है 4 सब्जेक्ट होंगे। मतलब मेन 4 सब्जेक्ट हैं। मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट से ही आते हैं। एक हो गया पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ज्योग्राफी भी आता है, लेकिन अभी उसका वेटेज थोड़ा कम हो गया है। तो इन 4 सब्जेक्ट्स को अगर आपने मास्टरी कर ली, तो आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा। इन 4 चीज़ों में कोई आंसर गलत नहीं होनी चाहिए। इस लेवल की अगर आपने तैयारी कर ली, तो आप मोस्ट ऑफ द आई मीन कट ऑफ को इजीली पार कर सकते हो, क्योंकि इन 4 सब्जेक्ट को मिला के एटलीस्ट 60 क्वेश्चन आएंगे, और कट ऑफ आजकल होता है 100 के अराउंड। तो इजीली क्रॉस किया जा सकता है, अगर आपने इन 4 सब्जेक्ट्स में मास्टरी की है तो एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर अय्यस की बुक पढ़ी थी, और उसके साथ करंट अफेयर्स। फिर इकोनॉमी के लिए श्रीराम अय्यस पढ़ सकते हो, प्लस एनसीईआरटी, स्पेशली 12th के एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स पे जो है वो पढ़ा जा सकता है। फिर पॉलिटी
सबको पता है लक्ष्मीकांत। ठीक है, फिर हिस्ट्री में आए, मॉडर्न हिस्ट्री में तो मैं एनसीईआरटी भी पढ़ता था और स्पेक्ट्रम दोनों पढ़ता था मैं। तो एनसीईआरटी में क्या है ना कि एनसीईआरटी से सीधे सीधे स्टेटमेंट्स उठा के दे देती है यूपीएससी, तो आपको वो मेमोरी में सीधा लाइन याद आ जाता है, तो वो फिर सीधे कनेक्ट हो जाता है, तो उससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और फैक्ट्स के लिए स्पेक्ट्रम पढ़नी ज़रूरी है, जैसे ट्रिविया पूछ लेती है आजकल यूपीएससी, तो उसके लिए स्पेक्ट्रम भी ज़रूरी है। ठीक है, फिर एंशियंट मिडिवल पे आए तो एनसीईआरटीज़ है 11th की 12th की 11th की स्पेशली एंशियंट और मिडिवल के लिए। फिर एंशियंट मिडिवल में फैक्चुअल चीज़ों पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसके लिए ल्यूसेंट में बहुत क्रिस्प मैनर में 10-15 पेजेस में एंशियंट और मिडिवल के सारे फैक्ट्स दिए गए। तो अगर आप इनको रिवाइज करके जाओगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप आंसर कर सकते हो। फिर आर्ट एंड कल्चर पे आए तो आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया पढ़ी थी, वो अच्छे से कंपाइल की हुई है, उसमें भी पूरा पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ सकते हो। जैसे उसमें सर्कस वगैरह पे भी दिया हुआ है, लेकिन वो सब कभी नहीं पूछती यूपीएससी। उसमें 4-5 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डांस फॉर्म हो गया, या फिर मार्शल आर्ट्स हो गए, या पपेट्री पे पूछ लेती है यूपीएससी। फिर आर्किटेक्चर, ये सब चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए। आप प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस पे अगर ध्यान दोगे तो ये सब आपको पैटर्न दिखेंगे। ठीक है, फिर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में 10th 11th 12th 3 साल की एनसीईआरटीज पढ़नी है। और इसके अलावा मैंने यूट्यूब में मृणाल के वीडियोस थे, मृणाल सर के, जो राज तनिल मैम ने लिए थे सेशंस, तो उसके एक बार सेशन देख के नोट्स बना लिए थे, वो बहुत कॉम्प्रहेंसिव नोट्स थे, वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाए थे, वो मेरे पूरे attempt में इसमें सिर्फ ज्योग्राफी के लिए वो और एनसीईआरटी करके जाता था, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर हो जाते थे उससे। ठीक है, और बाकी मैपिंग में बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल ज्योग्राफी से, तो मैपिंग के लिए आपको ऐसा करना है, जैसे भी आप न्यूज़ में कोई भी प्लेस आता है तो स्पेक्ट्रम रख लीजिए, सॉरी स्पेक्ट्रम नहीं, एटलस रख लीजिए, और जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई भी प्लेस आपको मिलता है तो जस्ट ऐसे ही रैंडमली आइडेंटिफाई कीजिए उसको। और एक मैपिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जैसे आपको कभी भी नींद आ रही है या आप बोर हो रहे हो पढ़ के, तो आप मैपिंग में ध्यान लगा सकते हो कि, तो ये ऐसे ही देख के बैठोगे आप 10-15 मिनट की, कौन सी कंट्री कहाँ पर है, और कैपिटल्स को अरेंज करोगे ऐसे साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ के, साउथ ईस्ट एशिया बहुत न्यूज़ में रहता है आजकल, तो उसके कंट्रीज़ कहाँ कहाँ पे है या कैपिटल्स कैसे अरेंज्ड है, तो ये देख सकते हो। फिर अभी ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे ब्लैक सी हो गया, तो इनके सराउंडिंग कंट्रीज, ये सब आप अपने अपने न्यूमोनिक शॉर्ट फॉर्म्स बना के आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप ये मैपिंग ऐसी है कि आप एक सेटिंग में 1-2 दिन में करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ये लॉन्ग टर्म में वो जितना आपको इंटरलाइज करोगे उतनी ईजिली क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। ठीक है, फिर साइंस एंड टेक, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था तो मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस किया था, लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो तो आप मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको एनसीईआरटीज़ भी पढ़नी चाहिए। ठीक है, फिर करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। प्रीलिम्स से लेके मेंस में, इंटरव्यू में, हर स्टेज में आपको न्यूज़पेपर बहुत काम आता है, न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसके अलावा आप कोई भी एक सोर्स के मैगजीन का कर सकते हो। इससे क्या होगा ना कि आपका नोट्स मेकिंग, जो न्यूज़पेपर से आप नोट्स बनाओगे उसका टाइम बहुत सेव होता है, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर से नोट्स बनाओगे तो एक तो बहुत टाइम लगेगा आपको, पहले ही अगर सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते भी है तो भी स्टार्टिंग में आपको 2-2.5 घंटे लगने लगते हैं, फिर आप उसके अगर नोट्स बनाओगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, और अल्टीमेटली आप रोज़ का एक पेज भी बना रहे हो तो आप साल भर के 350-400 पेज हो जाते हो, तो फिर वो रिवाइज नहीं हो पाता है अल्टीमेटली। तो इसीलिए आप, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको कंपाइल करके दे रहे हैं, तो आप कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का उठाइए और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है,
ये हो गया प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी। अब हाँ, और प्रीलिम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर पेपर्स, स्पेशली पिछले 10 साल के। ये किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जाना है। कभी कभी क्या होता है, यूपीएससी सीधे सीधे क्वेश्चन रिपीट कर देती है, होने लगे पिछले 2-3 साल में 3-4 क्वेश्चन रिपीट हुए, तो ये आपको सीधे सीधे मार्क्स फेच करने वाली चीज़ें हैं। और मेन चीज़ ये है कि अगर आप करके नहीं जा रहे हो तो आप वहाँ पे लैग करोगे, क्योंकि बाकी सब लोग करके जा रहे हैं और वो सबका सही होगा, है ना? तो अगर आप नहीं करके जा रहे हो तो आप बैकफुट पे आ जाते हो, कि अल्टीमेटली आपको सब कुछ रिलेटिव है। तुम कोई और कर रहा है और आप नहीं कर पा रहे हो तो आप पीछे जा रहे हो, है ना? तो आप एक लेवल पे रहने के लिए आप बेयर मिनिमम चीज़ें जो है वो तो बिल्कुल करके ही जानी है। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक पैटर्न समझ में आता है कि यूपीएससी किन चीज़ों पे क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, तो आप उससे क्या होता है ना, कि अगर आपने क्वेश्चन देखे हैं और आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया है कि इस चीज़ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो वैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हो या कोई भी स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ते हो ना, तो आप अनवांटेड मटेरियल को बहुत हटा देते हो अपने दिमाग से, क्योंकि आपको पता है कि इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पे नहीं पूछा जाएगा, है ना? तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करना और देखते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्टीमेट और स्पेशली प्री से प्रीलिम्स देने जाने से 15-20 दिन पहले से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने शुरू कर देने चाहिए। फिर से एक बार, अगर आपने पहले भी लगाए फिर भी एक बार और लगानी चाहिए। इससे क्या होता है ना, अगर आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज लगा देते हैं प्रीलिम्स के, और अलग अलग कोचिंग के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना कि अच्छा इस कोचिंग वाला ये ऑल ऑफ द अबव दे रहा है तो इसका तो यही होगा, तो ये एक हमारे माइंडसेट बन जाता है। तो उस माइंडसेट को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आप आखिरी के 10-12 दिन में अगर यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करोगे ना, तो आप यूपीएससी का पैटर्न आप इंटरनलाइज करने लगोगे, तो वो वहाँ जाके उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। सीसैट का तो मतलब मैंने बताया ही कि प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। मैथ्स को आप मैथ को छोड़ के नहीं जा सकते। उससे अगर आप आईआईटीएन हो, इंजीनियर हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, मैथ्स बैकग्राउंड से हो, तो फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट आप 4-5 पेपर सॉल्व करके जाइए एग्ज़ाम जाने से पहले। ठीक है? अभी मेंस के बात करें तो एसे के लिए मैंने बताया, ये एसे में स्ट्रक्चरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऐसे में ही एग्जाम्पल लिखने में बहुत स्ट्रेस करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल ऐसे नहीं होने चाहिए आप कहीं पे भी रैंडमली एग्जाम्पल लिख रहे हो, आप एग्जाम्पल के थ्रू आर्ग्यू नहीं कर सकते। आपने कोई आर्ग्यूमेंट दिया है, उसको सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आप रेजिंग फ्रॉम नथिंग, मतलब कुछ भी आपने लड़ाई करके आपने कुछ सक्सेस पाया है, उसके लिए आप पहले आर्ग्यूमेंट दोगे। इसके लिए आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन चाहिए आपको, ये सब आप आर्ग्यूमेंट दिया, फिर उसके लिए आप एग्जाम्पल लिखोगे। अशोक का लिख सकते हो, गांधी जी का लिख सकते हो, सुभाष चंद्र बोस का लिख सकते हो, कुछ किसी का भी एक इंसिडेंट में उनका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल करके उनका एग्जाम्पल से आप अपने आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट कर रहे हो। ऑलवेज रिमेंबर, एग्जाम्पल इज नॉट एन सब्सटेंशिएशन। आप कोई भी आर्ग्यूमेंट देते हो उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए एग्जाम्पल देते हो, कोई भी फैक्ट दे रहे हो, कोई भी नंबर दे रहे हो, तो अपने आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए दे रहे हो। इससे क्या होता है कि पढ़ने वाले को अच्छा लगता है, मजा आता है। वरना तो फैक्ट्स फैक्ट्स भर देते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल भर देते हैं, इससे में कम मार्क्स आने का ये बहुत बड़ा रीजन होता है। एक ये हो गया, और दूसरा होता है कि जितने एस्पेक्ट्स को कवर कर सकते हो ऐसे में उतना करना चाहिए। जैसे सोशल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, इंटरनेशनल, सिक्योरिटी, ये सारे एस्पेक्ट्स को आप अलग अलग पैरा में अलग अलग तरह से एड्रेस करोगे, तो आपका ऐसे मोनोटोनस नहीं होगा, आप बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आप कवर कर पाओगे। और ये सब आपको जब ऐसे स्टार्ट करने से पहले जब आप स्ट्रक्चरिंग करोगे तभी सोचना है। जैसे मैंने सोशल एस्पेक्ट लिखा, तो इस पे मैं विमेन का ये एग्जांपल लिखूंगा, ये आर्गुमेंट लिखूंगा, चाइल्ड का ये एग्जांपल लिखूंगा, ये आर्गुमेंट लिखूंगा, या फिर ओल्ड एज का, चिल्ड्रन का। फिर पॉलिटिकल आएगा तो इस थिंकर का नाम लिस्ट लिख सकते हैं, ये कोट लिख सकते हैं। तो ये सब आप स्ट्रक्चरिंग में ही करोगे तो आप
जब ऐसे लिखोगे तो बहुत ईज़िली फ्लो होगा और अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। और एक होता है कि आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में कैसे शिफ्ट होगे, तो वो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे ऐसे आपने लिख दिया कि नाउ स्पीकिंग अबाउट द सोशल एस्पेक्ट ऑफ इट, नाउ मूविंग टू द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, ऐसे एक कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं ये। तो इससे क्या होता है, वो ऐसे का फ्लो अच्छा होता है, इससे पढ़ने वाले को भी मज़ा आता है। तो एग्जामिनर तो उनको अगर इंटरेस्ट आ गया एग्जामिनर को आपका ऐसे पढ़ने में, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांस होते हैं। ठीक है। और ये भी होता है कि आप पोएम्स वगैरह लिख सकते हो। पोएम्स लिख सकते हो, कोई संस्कृत श्लोक याद है आपको, लिख सकते हो। कोई भी स्टोरी माइथोलॉजी से लिख सकते हो, रियल एनेक्डोट लिख सकते हो, अपना खुद का एक एनेक्डोट बना के लिख सकते हो। ये सब बहुत यही सब क्रिएटिव चीज़ें हैं जो आपको एज देंगी, बाकी सब तो सभी लोग लिख रहे हैं। ठीक है। ये हो गया ऐसे का। फिर जीएस की बात करें तो जीएस 1 में हिस्ट्री के लिए वही बेसिक बुक्स ही आप रेफर कर सकते हो। अगर और आपने अगर प्री के लिए पढ़ा हुआ है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे जीएस 1 में मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स वही है जो आप प्री के लिए पढ़ते हो, जैसे हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, यही सब होते हैं। फिर कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे सोसाइटी हो गया। सोसाइटी के लिए अगर मेरा तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, तो मुझे ज़्यादा अलग से एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपका नहीं है तो आप एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हो। एनसीईआरटीज़ पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो कि किस किस टॉपिक्स पे कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, और सिलेबस देखो। सिलेबस में चिल्ड्रन के ऊपर है, विमेन के ऊपर है, ओल्ड एज के ऊपर है, तो वो उन सब पे आपके पास अगर 2-2 पेज का, 3-3 पेज का राइट अप है, तो आप उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ईजिली हैंडल कर सकते हो। तो सोसाइटी के लिए ये बेस्ट पैटर्न लगता है मुझे। अगर आपको एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा, कोई सोर्स भी नहीं मिल रहा है, तो गूगल कीजिए, कोई भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल खोल के अपने नोट्स बनाइए। और आपको मेंस के लिए, मतलब यूपीएससी प्रिपरेशन में पूरा ही नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ को अगर 3-4 बार रिवाइज़ नहीं कर सकते हो, तो उसको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो आपको रिवाइज़ करने के लिए आपके पास वो सेव्ड होना चाहिए कहीं। तो और आप हर बार एक इतनी मोटी बुक उठा के नहीं देख सकते, और अलग-अलग मटेरियल को हर बार रेफ़र नहीं कर सकते। इसलिए नोट मेकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसको बार-बार रिवाइज़ कर सको। तो वो नोट्स बना के रखने हैं। और ये सिर्फ़ सोसाइटी के लिए नहीं, बाकी हर सब्जेक्ट्स के लिए जिसके आप स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ते, जैसे सोसाइटी के लिए कोई एक बुक नहीं पढ़ते, तो ऐसे में आपको टॉपिक वाइज अपने-अपने नोट्स बना के रखने हैं। ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको छोड़ के भी नहीं जा सकते और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकते, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसा है कि किसी साल पूछ लेता है, किसी साल नहीं पूछ लेती यूपीएससी। तो आप ऐसा है, आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम हो जाएगा। तो आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो तो करके ही जाना है, क्योंकि अगर आप नहीं करके जा रहे हो और क्वेश्चन आ गया, तो आप नहीं लिख पाओगे, बाकी लोग लिख देंगे। तो वो बेयर मिनिमम करके जाना है, जिसकी वजह से कोई भी क्वेश्चन आए हैंडल कर सके। ठीक है। जैसे वर्ल्ड वॉर पे हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन पे हो गया, अमेरिकन रेवोल्यूशन पे हो गया, इन सब पे अगर यूपीएससी पूछते तो इन पे ही पूछेगी। और अगर इनके अलावा कोई क्वेश्चन पूछते तो फिर तो किसी को भी नहीं आएगा, भले वो कितने भी पढ़ के आए हो। तो उसके में फिर सेम लेवल पे आ जाते हैं सब। तो वही बेयर मिनिमम करके जाना है। अब जीएस 2 में अगेन पॉलिटी, जीएस 2 में, जीएस 2 और 3 स्पेशली, इसमें करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, ये सब करंट से रिलेटेड ज़्यादा आते हैं। और इनमें जितने आप फैक्ट्स लिखोगे, उतना आपको एज मिलेगा। तो फैक्ट्स कैसे लिखोगे आप? पॉलिटी के आर्टिकल्स, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, अगर आप लिस्ट डाउन करोगे तो 25-30 आर्टिकल मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन पे क्वेश्चन आने के चांस बहुत है। तो इनको आप रट लीजिए, स्पेशली अलग जगह से लिख के, अलग जगह एक जगह पे लिख के रखिए और बार बार रिवाइज करते रहिए उनको। ठीक है। वैसे ही स्टैट्स, कोई भी नंबर मिल रहा है, और हाँ, एक स्टैट्स में ये होता है कि आप सिर्फ उतने स्टैट्स लिख के रखेंगे अपने नोट्स में जिनको आप याद रख सकते हैं। और
बार-बार रिवाइज़ कर सकते हैं। इतने ज़्यादा भी नहीं लिखने हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डेटा लिख के रखते हो तो आप याद नहीं कर सकते उनको। इसीलिए आप कभी अपने सिर्फ़ उतने ही नोट्स बनाओ कि जितना आप याद रख सको। और डेटा भी हर क्वेश्चन में आप 2 3 से 4 डेटा ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो हर टॉपिक पे, जैसे वुमेन पे 4 टॉपिक चाहिए, 4 डेटा चाहिए आपको, चिल्ड्रन पे 4-5 डेटा चाहिए। वैसे 4-5 डेटा अगर हर एस्पेक्ट में लिख के रखते हो, उतना सफिशिएंट होता है। उससे ज़्यादा आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है, उनका और इंडिया का रिलेशंस पे नोट्स बना ली। और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उन पे नोट्स बना के रख लिए। ठीक है? ये कर सकते हैं। अगेन सोशल सिक्योरिटी भी और सोसाइटी बहुत कोइंसाइड करती है, बहुत ओवरलैप करती है, तो इनकी तैयारी साथ में हो सकती है। तो इनमें भी हेल्थ, हाइजीन, ये सब चीज़ें जो आती है, तो इनको आप इन पे भी आप 2-2 3-3 पेज के नोट्स, जैसे मैंने पहले बताया था, तो वैसे बना के रखोगे तो उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप एड्रेस कर पाओगे और अच्छे से एड्रेस कर पाओगे। ठीक है? फिर जीएस 3 में आए तो इकोनॉमी प्री के लिए पढ़ते ही है। इकोनॉमी के क्वेश्चंस में आप जितना डेटा डालोगे, जितना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दोगे, उतना फ़ायदा होता है। इससे एक इम्प्रेशन जाता है कि बहुत ही नॉलेजेबल कैंडिडेट है और इनको बहुत बहुत पता है। तो ये बहुत अच्छा इम्प्रेशन जाता है इवैल्यूएटर पे। एनवायरनमेंट प्री के लिए पढ़ते ही हैं, उसी को रिवाइज़ करके जा सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कुछ नहीं पूछती यूपीएससी, अगर पूछ रही है तो फिर वो किसी को नहीं आता। तो सेम लेवल पर हो आप। ठीक है? फिर इंटरनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस पर्सपेक्टिव से 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए उसका भी अगेन एक स्टैंडर्ड बुक नहीं है। अगर आप एक स्टैंडर्ड बहुत बल्कि बुक पढ़ रहे हो तो उसका मुझे नहीं लगता इतना बेनिफिट होगा, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम है। तो अगेन वहाँ पे भी सेलेक्ट टॉपिक्स है। अगर आप पिछले 10 साल के मेंस के पेपर देखोगे कि तो टॉपिक्स रिपीट होते हैं बहुत बार, और उसके साथ करंट अफेयर्स कर लो, इतना बहुत है। हर टॉपिक पे आपने नोट्स बना के रखे हैं और करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, तो इतना काफ़ी होगा। और एथिक्स के लिए, एथिक्स में आजकल ये हो गया है कि यूपीएससी बहुत लेंदी पेपर दे रही है, तो इससे टाइम मैनेजमेंट पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। और एथिक्स में ऐसा है कि आप जितने कोट्स यूज़ करोगे, जितने एग्जांपल्स यूज़ करोगे, जितना आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से भी एग्जांपल लिख सकते हो, वो अपने अगर आप किसी भी थ्योरी को अपने अपने लाइफ से या फिर डेली एग्जांपल से रिलेट करके एग्जांपल लिख सकते हो, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है, जिससे पता चलता है कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितनी है कैंडिडेट की। तो ये बहुत फ़ायदा करता है। इन्विजिलेटर को पता चलता है कि इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है? फिर आप एथिक्स में स्पेशली आप कोट से शुरू कर सकते हैं, कोट से एंड कर सकते हो। फ़ील फ्री अपने ऑप्शनल के अगर कोई भी थिंकर को आप ला सकते हो तो ज़रूर लाइए, स्पेशली एथिक्स में। और केस स्टडी में जितना हो सके केस स्टडी में आप इंक्लूड कर सकते हो, कितने भी या थिंकर्स या थ्योरी को आप इंक्लूड करके लिख सकते हो। केस स्टडी में ऐसे होते हैं कि फिक्स पैटर्न्स होंगे। अगर आप पिछले 10 साल के पेपर्स को एनालाइज करोगे तो कुछ टॉप फिक्स टॉपिक्स है जिन पे यूपीएससी केस स्टडी ही पूछती है। जैसे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे क्वेश्चन आता रहता है, फिर करप्शन पे क्वेश्चन आता रहता है, लॉ एंड ऑर्डर पे क्वेश्चन आता रहता है। तो इन चीज़ों का अगर आपने एक ड्राफ्ट बना लिया है ना, कि मैं इस चीज़ पे, करप्शन पे अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं करप्शन का ये डेफिनेशन लिखूंगा और एंड में ये कोट लिख के ऐसे खत्म करूंगा, और मेरे ये आर्ग्यूमेंट्स होंगे। एथिकल डिलेमास करप्शन में ये हो सकते हैं कि पर्सनल ग्रेटिफिकेशन और सेंस ऑफ ड्यूटी, इन दोनों में डिलेमा है। तो ऐसे काफ़ी सारे डिलेमास को आप अगर लिस्ट डाउन करके रखोगे, जब एग्जाम में लिखने बैठो, कि बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है और बहुत इजीली आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो अपने पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज करके। ठीक है? ये
एथिक्स का हो गया। फिर अभी ऑप्शनल की बात करें तो मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी के लिए मैंने मोहपात्रा सर के क्लासेस अटेंड किए थे, तो मेरे उनके नोट्स जो थे उनका मेरा बेसिक मटेरियल था। और उसके साथ फिर मैंने ऐड ऑन करने के लिए टॉपर्स के नोट्स को रेफ़र किया था और हरलम्बोस पढ़ी थी। हरलम्बोस बहुत मोटी किताब है, तो उसके लिए बहुत सेलेक्टिवली आपको पढ़ना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं आपको, या फिर आपको लग रहा है कि आपका आपका बेसिक कंटेंट जो है, उसमें अगर कंटेंट कम लग रहा है, तो आप दूसरे सोर्सेज़ पे जाइए। कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स पे जाइए, इग्नू मटेरियल रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन जो ये दूसरे सोर्सेज़ जाते हैं, वो बहुत सेलेक्टिवली ऐड करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एट द मैक्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ऑप्शनल में, तो 4 पेज लिखने हैं एट द मोस्ट। तो 4 पेज लिखने के लिए आपके पास 3-4 पेज का कंटेंट काफ़ी होगा। तो हर टॉपिक पे अगर आपको 3 से 4 पेज का कंटेंट, तो वो मोर देन एनफ है। उससे ज़्यादा आपको सोर्सेज़ के पीछे या कंटेंट के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। और अगेन पेपर 1 एंड 2 में जितना हो सकता है आप एक दूसरे के थिंकर्स को यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा कि अगेन आपको कितना समझ में आया है सब्जेक्ट, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितने हैं, ये पता चलता है। और जितने आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स यूज़ करोगे, स्पेशली सोशियोलॉजी में, तो वो बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि जो बुक में एग्जांपल दिए वो तो सभी लोग लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप इंडिया के जैसे पेपर 1 में अगर इंडिया के थिंकर्स को आप डाल के इंडिया का एग्जाम्पल कहीं पे लिख रहे हो, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है, आप कैसे इंटरलिंक करके लिख रहे हो उसके लिए। तो ये होता है। और इवन ऑप्शनल में भी आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा होगा। ठीक है। अ, ठीक है। फिर इंटरव्यू की तैयारी काफ़ी अलग होती है, क्योंकि इंटरव्यू में आपका नॉलेज कम और आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा चेक किया जाता है। तो उसके लिए आपको ये है कि एक तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए, बाकी आपका डैफ जो भरते हैं उसके ऊपर जाता है मोस्टली, तो आप अपने डैफ को थरोली प्रिपेयर करेंगे और करंट अफेयर्स करके जाते हैं। उसका फिर अलग से ही एक बहुत बड़ा सेशन हो सकता है इंटरव्यू का, तो उस पे ज़्यादा नहीं जाते हैं अभी। अ, फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये जो बात कर रहा हूँ, जो ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, जो एस्पिरेंट्स को जनरली जिन चीज़ों में डाउट होते हैं, उन चीज़ों पे बात कर रहा हूँ। जैसे आंसर राइटिंग कैसे किया जाए? आंसर राइटिंग के लिए आप अ, 2-3 चीज़ें कर सकते हो। जैसे या तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेके लिख सकते हो, और अगर आंसर राइटिंग आप ग्रुप में कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ग्रुप में करने से काफ़ी फ़ायदे हैं। जैसे एक ये फ़ायदा है कि आपको एक सेंस ऑफ कमिटमेंट होता है कि हमने अगर बोला है कि आज 10 बजे लिखना है, तो मतलब लिखना है। 4-5 लोग अगर आ रहे हैं, तो आना ही है। तो वो एक-दूसरे की तरफ ऑब्लिगेशन होती है, तो हम साथ में लिखते हैं। फिर और क्या होता है कि अगर आप सब लोग बैठ के लिख रहे हैं, फिर एंड में हम डिस्कस करते हैं, तो उससे क्या होगा कि कोई अलग पर्सपेक्टिव मिल रहा है, या फिर अलग स्ट्रक्चरिंग में किसी ने अलग तरीके से एड्रेस किया है किसी क्वेश्चन को, तो उसका आपको नॉलेज मिलती है कि या किसी ने अच्छा पॉइंट लिखा है, किसी ने बहुत अच्छा आर्गुमेंट दिया है, तो वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलती है आंसर राइटिंग में। ठीक है। और क्या होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हो, क्योंकि अगर आप खुद से अकेले लिख रहे हो, तो आपको कोई देखने वाला नहीं है, आप आराम से लिखते रहोगे। 10 मार्कर भी 15-20 मिनट में लिख रहे हो, तो आप बहुत अच्छा आंसर तो लिख लेंगे, लेकिन वो एग्ज़ाम में रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे। तो अगर आप साथ में लिख रहे हो, तो वो ऑब्लिगेशन होता है कि अगर हो गया भाई, 7 मिनट हो गया, बंद करो, खत्म बात। तो वैसे तो वो ग्रुप में लिखना बहुत फ़ायदेमंद होता है। या तो आप किसी भी कोचिंग के क्वेश्चन बैंक को लेके कर सकते हो, नहीं तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी कर सकते हो। और एक और बात बोलूँ तो मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना, तो आपको हर हर पेपर में ऐसे सेट नंबर ऑफ टॉपिक्स मिलेंगे, जो हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, है ना? जैसे कोई भी सोशल सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आता है, तो आता ही है हर बार। तो वैसे-वैसे चीज़ों को अगर आप चेक करके जाओगे ना, आप मेंस के अल्टीमेटली एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चन आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस बार ये क्वेश्चन आएगा, इस बार ये क्वेश्चन आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर आप 8-10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज़ करते हो तो। अब रिवाइज़ कैसे करना है? जैसे
हर ईयर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डिवाइड करोगे आप। जैसे इकोनॉमी के कौन से कितने क्वेश्चन थे, उसमें भी सब डिविजन है। इकोनॉमी का अगर आप सिलेबस देखोगे तो उसमें भी 2-3 सब डिविजन्स होंगे। तो उसकी भी अलग-अलग अगर आप सेग्रीगेट करके रखोगे तो आपको क्लियरली एक पैटर्न पता चलता है कि किस चीज़ पे क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। तो ये अगर आपने एक बार 3 घंटे 4 घंटे लगा के अगर ये एक्सरसाइज कर ली ना, तो मेंस में आपको ये बहुत फ़ायदा मिलता है। और मुझे लगता है कि मेरे फाइनल अटेम्प्ट में जब मेंस जीएस में मार्क्स बढ़ गए थे, तो उसका मेन रीज़न यही था, क्योंकि पढ़ के मैं हर साल जाता था। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि इस बार क्वेश्चन ये बन सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करके गए थे, तो वो क्वेश्चन आए भी। तो उसकी वजह से वो बहुत फ़ायदा होता है। तो वो प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, उनको एनालाइज़ करके ही जाना है, ठीक है? अच्छा, यूपीएससी में कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? देखो, मैंने की थी कोचिंग, लेकिन मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनने बिना किसी कोचिंग के खुद से ही पढ़ाई करके, खुद से ही तैयारी करके भी यूपीएससी क्लियर किया है और अच्छे रैंक से क्लियर किया है। तो कोचिंग कोई मस्ट नहीं है, और उसके लिए कहीं भी मतलब दिल्ली आना भी ज़रूरी नहीं है। आप कहीं पे हो, आप कर सकते हो। लेकिन बस वही है कि आप कितना सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो और कितना फ़ोकस्ड हो। अगर आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो, दिल्ली आने का मेन फ़ायदा ये होता है कि आपको एक वो माहौल मिलता है, वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। इससे क्या होता है कि वो पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, तो मतलब हम दोस्त भी होते हैं, तो एक साथ में चलो पढ़ते हैं। ये हो जाता है। लेकिन अगर हम अकेले घर पे पढ़ रहे हैं, तो वो खुद को मोटिवेट करना, सेल्फ मोटिवेशन मुश्किल हो जाती है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो सकते हो, खुद सेल्फ मोटिवेट कर सकते हो, तो कहीं से भी तैयारी की जा सकती है। और अभी ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने हो गए कि आप कहीं से भी आराम से कर सकते हो। बहुत लोगों को ये होता है, कोई जॉब कर रहा होता है या कहीं दूर होते हैं दिल्ली से, फिर दिल्ली का वेदर सूट नहीं करता, खाना सूट नहीं करता, तो वो अपने-अपने शहर से, अपने-अपने गाँव से, घर से बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। और अगर ज़रूरत लगे तो ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो। अगर आप पूरा होलसम कोचिंग नहीं चाहिए, तो सेलेक्ट सब्जेक्ट्स के लिए भी आप बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में, तो आप उसके लिए भी ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है यार यूपीएससी में। ये ये है ही नहीं ऐसा कि ऐसा ही करना है। कुछ भी फिक्स नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब आप अगर आपको आपके लिए वो वर्क कर रहा है, तो बस वो वर्क कर रहा है, वो सही है। तो ना दिल्ली आना ज़रूरी है, ना कोचिंग ज़रूरी है। आप ऑनलाइन, ऑफ़लाइन कोई भी कोचिंग आपको अगर चाहिए हो, लगता है करनी चाहिए, तो आप कर सकते हो, ठीक है? ये चीज़ है। और है, हाँ, एनसीईआरटी, ये एक डाउट होता है जनरली जब यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करते हैं, तब एनसीईआरटी पुरानी पढ़े कि नहीं पढ़े? मैंने पुरानी पढ़ी थी, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आप दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हो, जो आपको अवेलेबल हो या फिर जो आपको पसंद हो। दोनों में से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी पढ़ी जा सकती है। और एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट है यूपीएससी प्रिपरेशन में? बिना एनसीईआरटी के आप मुझे नहीं लगता कोई भी यूपीएससी क्लियर कर सकता है। एनसीईआरटी का बहुत इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सीधे-सीधे एनसीईआरटी से आ जाते हैं। तो बेसिक अगर आपका फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रांग होगा, तो आगे के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे बहुत अच्छे से आपको समझ आएँगे, बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और ईज़िली आप सक्सीड कर पाओगे। और एनसीईआरटी पढ़नी कैसी है? अगर आप पहले ही एनसीईआरटी उठाई और पढ़ना शुरू किया, और अगर आप पेन लेके, पेंसिल लेके बैठे हो अंडरलाइन करने के लिए, तो आप देखोगे कि आप पूरा-पूरा पेज अंडरलाइन कर रहे हो। तो ये नहीं करना है। पहले पहले रीडिंग में आपको प्लेन रीडिंग देनी है, बस पढ़ते जाना है। फिर दूसरे रीडिंग में आप अंडरलाइन करना शुरू करिए। तो आपको पता चलता है कि क्या इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ को अंडरलाइन करना चाहिए। अगर आप उसके बाद आप नोट्स बनाने में जा सकते हो। ठीक है? तो ये होता है प्रोसेस, कि पहले या दूसरे पहले रीडिंग में आप नोट्स बनाओगे, तो आप पूरी बुक, पूरी बुक छाप दोगे। तो क्योंकि आपको सब कुछ इम्पोर्टेंट लगने लगता है। और अगर आपने या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, तो उसमें और भी ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको पता है कि इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इस पे कभी नहीं आएगा क्वेश्चन, तो आपको इग्नोर करोगे। अगर आपको लगता है कि इस पे क्वेश्चन बनेगा, तो आप उसको ज़्यादा स्ट्रेस करके पढ़ोगे, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई। अ, ठीक है, हाँ, करंट अफ़ेयर्स के लिए मैंने बोल दिया है, न्यूज़पेपर और कोई भी एक इंस्टीट्यूट का कोई भी एक मैगज़ीन पढ़िए।
कौन से न्यूज़पेपर को पढ़े, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू। मैंने स्टार्टिंग में द हिंदू पढ़ी थी, फिर मैंने इंडियन एक्सप्रेस को के लिए स्विच किया था। आप कोई भी पढ़ सकते हो। द हिंदू का थोड़ी वोकेबलरी टफ होती है, हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी सिंप्लीफाइड होता है, तो आप कोई भी जो आपको सही लगे पढ़ सकते हो, ज़्यादा अंतर नहीं है। और टाइम ये है कि आपको स्टार्टिंग में लगेगा 2 ढाई 3 घंटे भी लग सकते हैं, अगर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हो। लेकिन आप अगर पढ़ते रहते हो, आप 2 महीने बाद आप रियलाइज़ करोगे कि 1-1 घंटे में ही खत्म हो रहा है न्यूज़पेपर। क्यों? क्योंकि रोज़ नए न्यूज़ नहीं आते, हमेशा फ़ॉलो-अप होता है न्यूज़ का, तो उसमें ज़्यादा कंटेंट होता नहीं है। आपको पूरी न्यूज़ पता है, तो बस आप थोड़ा-थोड़ा ग्लांस करोगे, तो आपको क्या नए डेवलपमेंट्स है, वो पता चल जाता है। ठीक है? न्यूज़पेपर अगेन मैंने वही बताया कि नोट्स बनाने में मुझे तो नहीं लगता था कोई ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है, मतलब बेनिफिट ज़्यादा नहीं लगता था। सो तो इसीलिए कि अगर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा है, कोई डेटा है या कोई नया डेवलपमेंट है, तो उसके बारे में आप कहीं पे लिख के रख सकते हो। लेकिन बहुत ही रेयरली, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है तो ही बस, वरना नहीं। डेली कितने घंटे पढ़ाई करें, मतलब ऐसे होता है कि आप अगर एग्ज़ाम पास आ रहा है, अगर एग्ज़ाम अगर अभी नहीं है पास में, तो आप 8 से 10 घंटे ये नॉर्मली हो ही जाता है, अगर आप और कुछ ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो तो भी। और अगर जैसे ही एग्ज़ाम पास आते हैं, तो आपको वो अपने आप ही आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट बढ़ जाता है, और आप अपना टाइम ज़्यादा देने ही लगते हो। तो उसमें अगर आप जितना सीरियस हो, उतना ज़्यादा टाइम दोगे, उतना ज़्यादा एफर्ट डालोगे। ठीक है? मोटिवेशन, यार मोटिवेशन वही है, अगर आप किसी चीज़ों से, किसी वीडियो से या किसी पोएम से मोटिवेशन ले रहे हो, तो वो ज़्यादा लंबा नहीं टिक सकता। 1 घंटे, 2 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं टिकेगा। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन। जितना आप डिसिप्लिन रहोगे, सक्सेस के चांसेस उतने बढ़ते हैं। जैसे आपको मतलब 10 बजे पढ़ने जा बैठना है, तो मतलब बैठना ही है। 12 बजे तक पढ़ना है, तो मतलब पढ़ना ही है। और आप बीच में मोटिवेशन ये वीडियो ये हो जाता है, मूवी 3 घंटे की मोटिवेशन वीडियो देख ली और 1 घंटे पढ़ाई कर लिया। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मोटिवेशन से ज़्यादा मैं कहूँगा डिसिप्लिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? टाइम टेबल कैसे बनाएँ? टाइम टेबल ये है कि एक स्ट्रेच में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए पढ़ाई के लिए, क्योंकि आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन कम हो जाता है। आप खुद को जितना भी मोटिवेट करो, आपका अल्टीमेटली माइंड की कैपेसिटी भी होती है, एक लिमिट होती है। अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा बैठ रहे हो, तो फिर आप बैठ रहे हो, लेकिन आपको वो इंटरनलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, आप ग्रास्प नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को। तो 2 घंटे से ज़्यादा लंबा सीटिंग नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर आपको स्टार्टिंग में 2 घंटा बैठना भी मुश्किल लग रहा है, तो आप और छोटे सिटिंग्स रख सकते हो, और आगे बढ़ते-बढ़ते टाइम बढ़ा सकते हो। ठीक है? 2 घंटे बैठे, फिर आप 15 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 2 घंटे बैठे, फिर लंच ब्रेक लिया। ऐसे आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हो। और आप कि किस सब्जेक्ट वाइज़ टाइम टेबल बनाने के लिए ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा था कि मैं एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन में नहीं पढ़ सकता था। तो मेरा ऐसा होता था कि हाफ डे में जीएस पढ़ूँगा और हाफ डे में ऑप्शनल पढ़ूँगा। तो ऐसे करने से क्या होगा, सब्जेक्ट भी चेंज हो जाएगा, तो आप थोड़ी डाइवर्सिटी आती है, तो आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये होता था। ये कर सकते हो। फिर आप एक एक सब्जेक्ट लिया, उठाया, तो उसको कंप्लीट कर दिया। फिर अ, वो सब्जेक्ट खत्म होने के बाद अगला सब्जेक्ट, वैसे कर सकते हो। और ये है कि हर रिवीजन में आपका टाइम कम होता जाना चाहिए, है ना? अगर अब नहीं हो रहा है कम, तो आप कुछ तो गलत कर रहे हो, तो आप फ़ोकस करके नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है? अगर आप पहले पॉलिटी पढ़ने के लिए फर्स्ट रीडिंग में अगर 10 दिन 12 दिन ले रहे हो, तो अगली रीडिंग में वो 7 दिन 8 दिन आना चाहिए। ठीक है? और अल्टीमेटली ऐसा होता है, रिवीजन जैसे-जैसे टाइम कम होता जाता है, और अल्टीमेटली प्री से 2 दिन पहले, मतलब प्री से पहले 2 दिन में सारे सब्जेक्ट रिवाइज़ हो सकते हैं। सारे बुक्स जितने भी आपने पढ़े हो, अगर आपने पहले ही 4 बार रिवाइज़ कर रखी है तो। तो ये उस लेवल तक आपको रिवीजन करनी है, हर बार आपको कम करते जाना है। और रिवीजन का पैटर्न अगेन मैंने वही बताया कि आपको
अंडरलाइन नहीं करना है फर्स्ट रीडिंग में। आप कोई भी पढ़ रहे हो और अगर आप कहीं भी दूसरे सोर्स के लिए जा रहे हो उसके नोट्स बना के रखने हैं, क्योंकि वो वरना वो फ़ायदा नहीं है। कोई भी आप वीडियो देख रहे हो तो आप नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वीडियो को बार-बार नहीं देख सकते ना। तो आप अगर 1 घंटे का वीडियो भी देख रहे हो, उसका अगर आप समराइज़ करके 2 पेज में लिख रहे हो, तो वो आपको रिवाइज़ करने में बहुत आसानी होगी और ईज़िली रिट्रैक्टेबल होगी। कभी भी आपको चाहिए होगी तो वो ईज़िली देख सकते हो 2 पेज। फिर आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले बैठ के वीडियो तो नहीं देख सकते घंटे-घंटे। तो ये उस चीज़ के लिए बहुत काम आते हैं, ठीक है? अ फिर हाँ, ऑप्शनल कैसे चूज़ करें? ऑप्शनल ये होता है, एक आपका होता है इंटरेस्ट, तो आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे आप फ़ेवर कर सकते हो किसी ऑप्शनल को। फिर दूसरा होता है कि कौन-सा ऑप्शनल अभी स्कोर अच्छा चल रहा है। जैसे कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स ये होते हैं कि मार्क्स हालाँकि हर सब्जेक्ट में आते हैं, लेकिन कुछ-कुछ वो आउटलायर्स होते हैं। अगर जनरल ट्रेंड देखोगे, तो कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे अभी। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे। हाँ, होते हैं 2-3 लोग होते हैं टॉपर्स, जो इनके बहुत अच्छे नंबर आए थे, 290, 300 आ जाते हैं। लेकिन वो आउटलायर्स होते हैं। मतलब एक्सेप्शनल होते हैं। लेकिन कुछ ऑप्शनल्स होते हैं, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। ये इन सब का अच्छी स्कोरिंग चल रही है अभी, पिछले अगर 4-5 साल में अगर आप देखोगे तो। तो ये तो एक तो आपका इंटरेस्ट और दूसरी प्रैक्टिकैलिटी, दोनों के बेसिस पे आपको करना ज़रूरी है, ठीक है? फिर होता है कि आपको ऑप्शनल इन चीज़ में से भी जो अगर चूज़ करना हो, तो आप एक बार अपने सिलेबस देख लीजिए, सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के सिलेबस देखोगे और आप क्वेश्चन पेपर्स देखोगे पिछले 2-3 साल के, तो आपको रिलेट कर पाओगे आप, कि आपको पता चलेगा कि मुझे इस सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आएगा या फिर इसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, या मैं इसमें ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, मैं इसको ज़्यादा ईज़िली एड्रेस कर सकता हूँ, इसको मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तो उस बेसिस पे ये 3-4 क्राइटेरिया होते हैं, इन बेसिस पे आप ऑप्शनल चूज़ कर सकते हो, ठीक है? फिर सोशल मीडिया को यूज़ कैसे करें तैयारी के लिए? तो उसके लिए तो वैसा है कि जितना कम यूज़ करो तो उतना अच्छा होगा। जैसे आप कुछ-कुछ कंटेंट अगर आपको चाहिए तो स्पेसिफ़िकली उसी चीज़ को यूट्यूब में सर्च करके सिर्फ़ उतना ही देखना ज़रूरी है। वरना अनलिमिटेड है कंटेंट तो ऑनलाइन। तो आप अगर देखते बैठोगे तो देखते ही बैठोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप किसी चीज़ को अगर आपको लग रहा है ज़रूरी है, तो आप गए ऑनलाइन, उतना ही सर्च किया, वही देखा, उसी के नोट्स बना लिए और ख़त्म। टेलीग्राम पे इतने चैनल्स हो गए कि इतने सारे बुक्स मटेरियल, सारे कोचिंग के स्टडी मटेरियल, ये वो, लेकिन आप कंटेंट को आपको लिमिट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि 10 बुक को पढ़ने से अच्छा, 5 बुक को पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को 5 बार पढ़े। तो आपको कंटेंट को लिमिट करो और रिवाइज़ करने पे ज़्यादा फ़ोकस करिए। हाँ, सिलेबस मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सिलेबस आपके लिए बाइबल है, उसको अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मेंस में। जैसे मैंने बताया नोट्स कैसे बनाने, तो वो सब आपके सिलेबस के बेसिस पे ही बनेंगे। और एथिक्स के नोट्स में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जैसे हर कीवर्ड होते हैं, और सिलेबस में कीवर्ड्स होंगे, हर कीवर्ड्स में आपके पास 1 या 2 पेज का कंटेंट होना चाहिए। क्या लिखोगे आप? जैसे इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी का आपके पास डेफिनेशन होगा, एग्ज़ाम्पल होगा, उससे रिलेटेड 2-3 कोट्स होंगे, ठीक है? फिर कोई आपको डेटा या एग्ज़ाम्पल या एनेक्डोट कोई है, तो उसको लिख लिया, या फिर कोई एक डायग्राम है, तो उससे रिलेटेड डायग्राम लिख लिया, तो बस खत्म, इंटीग्रिटी खत्म। फिर अगला आएगा कंपैशन, एम्पैथी, सिम्पैथी, ये ऐसे सारे कीवर्ड्स पे अगर आपने नोट्स बना लिए, तो आपका एथिक्स की तैयारी इसी से हो जाएगी। अब मैंने केस स्टडी के लिए तो बताया था, जैसे वो ड्राफ्ट बना के रखो, तो बहुत ईज़िली हो जाती है उनसे चीज़ें, बहुत अच्छे से पेपर कंप्लीट भी हो जाता है, ठीक है? अ, पढ़ा हुआ याद कैसे करें? रिवीजन रिवीजन ही कर सकते हो आप। और आप अगर आपको पढ़ते टाइम ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है, मन नहीं लग रहा है, तो आपको स्क्रिबल करते रहो, आप बुक पेन रखो
और जो भी पढ़ रहे हो वही चीज़ें लिखते रहो, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड लग रहा है तो वो लिखो, लिखते जाओ। अगर आप इससे क्या होगा, आप हाथ भी चलाते रहोगे, नींद भी नहीं आएगी और वो चीज़ें ज़्यादा याद होती है। अगर आप चीज़ें लिख रहे हो तो ज़्यादा याद होती है, ठीक है? और कभी भी आप बुक से पढ़ने से ज़्यादा अगर आप अपने नोट्स से रिवाइज़ करोगे ना, उससे बहुत जल्दी रिवीजन भी हो जाती है, क्योंकि आपने खुद लिखा है। तो आपको 4 वर्ड्स पढ़ने से पूरी लाइन समझ में आ जाती है। लेकिन ये बुक्स में भी आता है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा रिविजन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं कहता हूँ कि आप अपने नोट्स से अगर रिवाइज़ करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है? अ प्लान बी रखना चाहिए। मुझे लगता है प्लान प्लान बी रखना चाहिए, क्योंकि वो अलग बात है अगर प्लान बी रखेंगे तो अ, हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अपनी तैयारी में या कमिट नहीं कर पाएँगे। लेकिन प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी ऐसी हो गई है कि मतलब बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है। अगर आप जितनी भी शिद्दत से तैयारी करो, कोई मतलब ऐसा हो सकता है कुछ कहीं न कुछ गलत हो जाए और आप नहीं हो सके सिलेक्शन। तो मतलब आप भले ही कुछ करना शुरू करें, ना नहीं करें प्रिपरेशन के टाइम से ही, लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड कुछ होना चाहिए कि अगर मेरा नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा आगे जाके। तो ये एक सोच के रखना ज़रूरी है, तो आप एक कॉन्फिडेंस भी आता है अगर कि यूपीएससी नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, मेरे पास है, मैं कुछ कर लूँगा। तो ये कॉन्फिडेंस आता है अगर आपके पास प्लान बी है तो। अगेन इसका उल्टा व्यू भी है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है जो मैंने अभी बोला, ठीक है? अ, और क्वेश्चंस हैं? बस यही है। और कुछ बताऊँ तो आप जितना आप फ़ोकस कर सकते हो, जितना आप एक बार कमिट कर लिया प्रोसेस को तो मतलब देना ही आपका 100% देना ही है। ये जितना आप ये होते हैं कंट्रोलेबल्स होते हैं और दूसरे होते हैं अनकंट्रोलेबल्स। आपके हाथ में है कि आप जितना एफर्ट्स डाल सकते हो, आप जितनी पढ़ सकते हो, जितना आप मेहनत कर सकते हो, आप जितने पेपर्स लगा सकते हो, जितने बुक्स पढ़ सकते हो, जितने नोट्स बना सकते हो, जितनी बार रिवाइज़ कर सकते हो, ये चीज़ें हमारी कंट्रोल में है। हमारी कुछ चीज़ कंट्रोल में क्या नहीं है? पेपर में क्या पूछा जाएगा, रिज़ल्ट कैसा रहेगा, कितने मार्क्स आएँगे, रैंक क्या आएगी, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। तो ये सब के बारे में सोच के आप एक इल्यूज़नरी वर्ल्ड में जीते हो, तो अगर ये सब नहीं सोचना है हमें, हम जो कर सकते हैं वो करना है, बस रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है, वो हमारे हाथ में है भी नहीं। यही बोलूँगा मैं। और अभी क्वेश्चंस देखे whether you read the lesson before listening the class, read after listening to the class। ये अगर आपके पास आप टाइम मैनेज कर सकते हो तो क्लास से पहले पढ़ के जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप अगर पहले से अगर पढ़ के जा रहे हो तो आप क्लास में बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और जो क्लास से में अगर आप नोट्स बनाते हो, क्लास में जो भी पढ़ा रहे हैं, फिर उसको आके आप अगर रिवाइज़ करोगे तो बहुत थोरोली समझ आएगा, क्योंकि आपने 3 बार कर लिया। एक पहली बार पहले ही पढ़ के गए, एक बार क्लास में समझ लिया और आके आपने नोट्स पढ़ लिए। तो ये बहुत अच्छे से इंटरनलाइज़ होती है चीज़ें, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। तो ये कर सकते हैं। रिवीजन कैसे करें बता दिया मैंने इसके बारे में, टाइम टेबल के बारे में बता दिया, ऑप्शनल के बारे में बात कर लिए। पढ़ते समय ही दूसरे विचार क्यों आते हैं, फ़ोकस कैसे बढ़ाएँ? प्लीज़ सजेस्ट मी। अ, तो वही है कि जो हमेशा कहते हैं टीचर्स या जो भी गाइडेंस देते हैं वो, जैसे अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हैं, तब आपको दूसरे विचार विचार नहीं आते। ना क्योंकि आप इतना लगन से या इतने इंटरेस्ट के साथ वो चीज़ें देख रहे होते हो या वो चीज़ें कर रहे होते हो। बस वही है, आप अ, उसी लेवल का कमिटमेंट और उसी लेवल का अगर आप अ फ़ोकस दिखा रहे हो आप पढ़ाई में भी, तो आपको नहीं होंगे डिस्ट्रैक्शंस। और वो फ़ोकस करने में ये है कि अगर आपका दिमाग आपको बार-बार भटका रहा है, तो आप लिखिए। जो आप पढ़ रहे हो, जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है, जो भी आपको इम्पोर्टेंट कीवर्ड लग रहे हैं, वो लिखते रहिए। स्क्रिबल करना बहुत ज़रूरी है। इससे ये बहुत अच्छा तरीका है अपने पढ़ाई पे फ़ोकस करने का और डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ करने का। और ये होता है कि डिस्ट्रैक्शन जैसे अगर आपको फ़ोन से या सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो फ़ोन को दूर रखिए।
तो ये होता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मतलब अब मैं लाइब्रेरी जाता तो कभी फ़ोन लेके नहीं जाता था, हमेशा रूम पे छोड़ के जाता था। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हाथ में है ही नहीं तो मन तो है ही चंचल, आपको करेगा कि ये देख लेते हैं, 5 मिनट के लिए देख लेते हैं, फिर वो 5 मिनट का कब 50 मिनट बन जाते हैं पता नहीं चलता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं वो दूर रखिए। कोई बात नहीं, कोई कॉल आते हैं तो मिस्ड कॉल रहेंगे, बाद में कर लेना, बोल देना मैं लाइब्रेरी में था, सॉरी। सब समझेंगे आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, तो सब लोग समझेंगे, ठीक है? ज्योग्राफी ऑप्शनल में ज़्यादा मार्क्स के लिए कैसे कैसे आंसर राइटिंग करें? मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल तो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ जिनने बहुत अच्छा स्कोर किया है ज्योग्राफी ऑप्शनल ऑप्शनल में। मैं आपसे कांटेक्ट करवा सकता हूँ। बस अगेन मुझे लगता है कि ज्योग्राफी में वही आंसर राइटिंग और मैपिंग पे ज़्यादा फोकस करते थे। तो ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है ज्योग्राफी भी। बैक टू बैक भूल जाते हैं, उनका रिवीजन कैसे करें? हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं, हमें पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। तो अब मैं ये ऐसा करता था कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे थे, जैसे 2-3 साल पहले रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन पूछते ही पूछती थी। तो जो मुझे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स कौन पब्लिश करता है, इसके मैंने स्टिक नोट्स बना लिए, स्टिकी नोट्स बना के अपने टेबल पे, पढ़ाई टेबल पे आगे चिपका लिया। और जब भी नींद आती थी या फिर कोई बोर हो रहा होता, तो वो पढ़ लिए, वो रटने की कोशिश कर ली। कोई भी एक्रोनिम बना लिया, तो कोई भी शॉर्टकट बना के उनको याद करने की कोशिश करें। कोई भी आपको डेटा याद नहीं हो रहा, तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको और वो याद नहीं हो रहा है, तो स्टिकी नोट पे लिखिए, आगे चिपकाइए। अगर आप 8-10 दिन ये देखते रहोगे, तो आपको याद हो जाएँगी चीज़ें, फिर आप उसको निकाल के अपने नोट्स में या किसी बुक में ऐसे ही चिपका के रखिए, फिर आप नए स्टिकी नोट्स लगा सकते हो। तो ऐसे आप बहुत सारी चीज़ों को बना के रख सकते हो और फिर आखिरी में अल्टीमेटली ये आपने एक जगह पे पेस्ट करके रखे हैं, तो वो अल्टीमेटली आपको रिवाइज़ करने के लिए भी फ़ायदा हो सकता है। ये अच्छा तरीका है। इंडिया ईयर बुक के बारे में यार, इंडिया ईयर बुक मैंने कभी नहीं पढ़ी थी प्रिपरेशन के टाइम में, और जिनको मैं जानता था उनने भी इतना तो फोकस नहीं करते, क्योंकि बहुत ही बल्कि बुक आती है वो, और इतना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं है उसका, जितना आप टाइम लगाना पड़ेगा आपको, और क्वेश्चन आएंगे एक या दो, वो भी कोई गारंटी नहीं है, और क्वेश्चन ऐसे आते हुए तो जो करंट अफेयर से कवर हो सकते हैं। तो मैंने तो इसमें इतना टाइम नहीं लगाया था, और मुझे लगता भी नहीं है कि इंडिया ईयर बुक में ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए। तो आप करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए, उसमें सारी चीज़ें कवर हो ही जाती है। ठीक है। अ, हाँ, लूसेंट मैंने बहुत सेलेक्टिवली, जैसे मैंने बताया कि एंशिएंट और मिडाइवल के लिए पढ़ा था, कि उसमें बहुत अच्छे से 15-20 पेजेस में एंशिएंट और मिडाइवल के जो ट्रिविया बोलते हैं या बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें हैं, उनको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके दिया है उनने। तो उस वो आपको रिवाइज करने में और याद करने में बहुत फ़ायदा होता है। तो आप ये लूसेंट सिर्फ इतने के लिए पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन में कितने सब्जेक्ट लें? हाँ, मैंने बताया कि जैसे आप अपने दिन को अगर आप आधा-आधा डिवाइड करते हो, तो आधे दिन आप जीएस का सब्जेक्ट पढ़ सकते हो और बाकी आधा दिन आप अपने ऑप्शनल पढ़ सकते हो। या फिर आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा जा सकता है। तो इससे आपका क्या होगा कि वो बोर नहीं होगा एक सब्जेक्ट से, और वो मोनोटोनी टूटेगी, तो आपको इंटरेस्ट बना रहेगा। तो आप, लेकिन 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट करने का भी मतलब नहीं है, क्योंकि वरना आप 2-2 घंटे पढ़ रहे हो 3-4 सब्जेक्ट, तो वो फ्लो टूट जाता है बार-बार। तो 2 सब्जेक्ट मुझे लगता है ऐप्ट होगा। हुँ। कुरुक्षेत्र और योजना से करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा क्या? यार, मैंने कुरुक्षेत्र या योजना नहीं पढ़ी थी। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और उसके साथ कोई एक मैगज़ीन पढ़ रहे हो, तो सफिशिएंट होगा। क्योंकि कुरुक्षेत्र, योजना, ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप मतलब अगेन वही कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम है उसका। आप ये 1 साल के मतलब 12-24 मैगज़ीन हो जाएँगी, और आप उनको बार-बार रिवाइज़ भी नहीं कर सकते, उनके नोट्स बनाने पड़ेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।
लेकिन अगर आप कोई कंपाइलेशन पढ़ रहे हो और न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, तो उनमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर हो जाती है। तो इसीलिए मैंने ये वाली मैगज़ीन्स नहीं पढ़ी थी, तो अब स्किप किया जा सकता है। आई थिंक सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए मैंने। और कोई आपको लग रहा है कुछ किसी चीज़ के बारे में मुझे बात करनी चाहिए तो बताइए? ठीक है। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए आपने कौन-सी मैगज़ीन पढ़ी? स्टार्टिंग में मैं विज़न आईएएस की मंथली मैगज़ीन पढ़ता था, लेकिन फिर मुझे शून्य आईएएस के प्रीलिम्स के लिए बहुत सही लगे थे कि वो 40 से 50 पेजेज़ में काफ़ी सारी चीज़ों को कंडेंस करके देते थे। पर वही है कि शून्य में भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगेंगे। तो उन कुछ-कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा ट्रिवियल चीज़ें हैं, तो उनको छोड़ा जा सकता है। वरना एक जगह पे बहुत सारे मैगज़ीन्स के कंपाइलेशन अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए शून्य बहुत अच्छी है। मैंने आखिर के 2-3 अटेम्प्ट में शून्य को फ़ॉलो किया था, मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। ये कर सकते हो। हाँ, 2 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में वो पूरा वो तो आगे के सब्जेक्ट तब आगे के सब्जेक्ट की रिवीजन। हाँ, राइट। तो ऐसे ही है आप ये कर रहे हो कि अब अगर पॉलिटी खत्म हुई आपकी, फिर इकोनॉमी खत्म हुई, ज्योग्राफी खत्म हुई, मतलब अगर आप देखोगे तो एक बार आपने सारा सब्जेक्ट कवर कर लिया, फिर पहले से आप रिवाइज करना शुरू करोगे, फिर वापस रिवीजन करोगे। ये प्रोसेस सही है, ऐसे किया जा सकता है। प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचे? फिर आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी चीज़ों को, है ना? तो आप जो आपका अल्टीमेट गोल है, तो उसके लिए जो चीज़ एसेंशियल है, तो उसको किसी भी हाल में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको उस लेवल का कमिटमेंट दिखाना ही पड़ेगा, है ना? कि आप एक डायरी बनाइए और आप लिखिए कि मुझे ये करना है मतलब आज करना ही है। वो आप एक जगह अगर आप लिख के रख रहे हो ना, तो वो एक आपकी सेल्फ पे ऊपर एक बाइंडिंग बन जाती है। आप खुद को कमिट कर रहे हो। एक लिख के रखना ये बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगर आप अपनी डायरी में लिख के रख रहे हो कि आज मुझे ये पढ़ना है या फिर ये टेस्ट लगाना है, तो अगर आपने लिख के लिखा है, तो वो लिखोगे आप। तो ये आप अ, मेक इट अ पॉइंट कि आप उसी दिन कंप्लीट करो, या फिर आप किसी को ये बता सकते हो कि या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या कोई आपका अच्छा दोस्त हो सकता है कि उसको बताए कि मैं कल ये टेस्ट लिखने वाला हूँ। अब तुम मुझे पूछना कि लिखा है कि नहीं, और नहीं लिखा तो क्यों नहीं लिखा, ये पूछना तुम। तो आप ऐसे बता के रखते हो, तो आप एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हो खुद की तरफ। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। तो आप एक बार आपने कमिट कर दिया, तो आप बाउंड हो जाते हो कि मैंने बताया यार, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, वरना क्या बोलेंगे, वरना मुझे डांटेंगे। तो ये कमिटमेंट एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा तरीका हो सकता है ये करने के लिए। ठीक है। सी सेट को कैसे करें? सी सेट के लिए मैंने बताया, एक बार और बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अब ज़्यादा ध्यान दीजिए। सेट पैटर्न है क्वेश्चंस के मैथ में भी, जिनके जिसी उसी लाइंस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। जैसे पहले आते थे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, कि आपने सिंपली फॉर्मूला लिखा, उनको सब्स्टिट्यूट किया और आंसर आ गया। अभी यूपीएससी वैसे क्वेश्चन नहीं पूछ रही है सी सेट में। और वहीं पे ऑन द फुट आपको सोच के करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो इसके लिए आप पिछले 3-4 साल के मैथ के क्वेश्चन देखिए, उसी पैटर्न के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। फिर आप एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंट रहोगे और आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा, तो आप इजीली क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे। और हाँ, सीसैट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि यूपीएससी भी ऐसे कर रहे हैं कि
काफ़ी कुछ-कुछ क्वेश्चन्स होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ लेना चाहिए कि ये मैं करूँगा तो वो आ जाएगा आंसर। भले ही 2 मिनट लगेंगे लेकिन आ जाएगा आंसर। तो आप उसमें भले ही 2 मिनट दे भी सकते हो। लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ते ही लग रहा है कि ये नहीं होगा मेरे से, तो आपको उसको छोड़ के आगे जाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ-कुछ लोग होते हैं जो ईगो पे ले लेते हैं। अरे! मैंने मैथ्स किया है, मुझे कैसे नहीं आएगा, ये तो मैं करके ही रहूँगा। फिर 4 मिनट, 5 मिनट लगा देते हैं, फिर भी आंसर नहीं आता कभी-कभी। तो ये बहुत दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है। और मोस्टली जो मेरे अच्छे दोस्त थे, जो मैथ्स वगैरह में बहुत अच्छे थे, उनका भी सीसेट रुक गया है। उसका मेन रीज़न यही था कि उन्होंने कुछ-कुछ टफ़ क्वेश्चन्स पे ज़्यादा टाइम लगा दिया। और कम अटेम्प्ट्स अगर आप करते हो सीसैट में, तो ये बहुत रिस्की होता है। आपको एटलीस्ट 45 टू 50 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने ही हैं सीसैट में, मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन को मिला के। तो ये एक सेफ रेंज होता है। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करके जाएँगे तो आप सीसैट में ईज़िली कर सकते हो। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आपका बैकग्राउंड भले ही कुछ भी हो, एटलीस्ट आपको 7-8 सीसैट के पेपर सॉल्व करके ही जाने हैं। और अगर आपका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है तो आप प्लीज़ हर हर वीक के 1, 2 या 3 घंटे दीजिए। तो तभी आप कंफर्टेबल होंगे सीसैट के लिए। जिस लेवल का मैथ अभी पूछ रहे हैं, मैथ और रीज़निंग, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो उसके लिए आप वीक के 2 या 3 घंटे देंगे तो सफिशिएंट होगा। ठीक है? कितनी टेस्ट सीरीज़ मैंने 1 लिया था यूनिवर्स, और किसका लेना चाहिए? अगर आप प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स में ऐसा है कि किसी भी एक टेस्ट सीरीज़ पूरी फ़ॉलो करिए। और फिर जब आप फुल लेंथ लगाओगे, फुल लेंथ टेस्ट जब आप लोगे, तो तब आपको अलग-अलग कोचिंग्स के अलग-अलग लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो पैटर्न बन जाती है, कि इस कोचिंग वाला ऐसे बना रहा है, ऐसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर तो यही होगा, कि ऑल ऑफ द अबव ही होगा या नन ऑफ द अबव होगा। तो ये पैटर्न तोड़ना ज़रूरी होता है। जब आप फुल लेंथ पेपर्स लगाओगे, तो अलग-अलग कोचिंग के लगाओगे, तो आप अपने माइंड को ओपन रखोगे। ठीक है? तो ये कर सकते हो। लेकिन पूरा-पूरा टेस्ट सीरीज़ एक से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फुल लेंथ पे जाओगे, तो फुल लेंथ आपको 8 से 10 पेपर लगा लेनी चाहिए। तो उसके लिए आप अलग-अलग कोचिंग के ले सकते हो। अगर आप मेंस की बात कर रहे हैं, तो एक एक मेंस की टेस्ट सीरीज़ काफ़ी होगा। उससे ज़्यादा आपको करना है, तो आप खुद से आंसर राइटिंग करिए। मेंस के टाइम पे, मतलब प्रीलिम्स के बाद, हम एक टेस्ट सीरीज़ तो लेते ही थे, लेकिन रोज़ के 5 आंसर ज़रूर लिखते थे रोज़ के। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी बियॉन्ड लाइफ, समझ नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि कहूँगा कि यूपीएससी है, बड़ी चीज़ है, लेकिन लाइफ से बड़ी नहीं है। मतलब जस्ट एन एग्ज़ाम की नहीं भी होता है। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, कि जब मैं 6 अटेम्प्ट, मेरा फाइनल अटेम्प्ट देख के जब मैं रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहा था, तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था। अभी शायद आपको लगे कि अभी बोलना ईज़ी है, लेकिन मैं सच में बताऊँ तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था। होगा तो भी अच्छा है, नहीं होगा तो भी अच्छा है। ठीक है? कोई ऐसा नहीं है कि यूपीएससी नहीं होगा तो मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। मुझे ये तो था भरोसा कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। ठीक है? तो ये भरोसा रखिए, है यूपीएससी बड़ी चीज़, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम खुद को लूज़र समझे, या नहीं हो पाए तो हम कुछ भी नहीं है ये समझे। मैं दोनों फैक्ट्स के लिए रेडी था मैं। हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। हो गया, मैं एक पॉज़िटिव साइड पे एंड हुआ, तो इसके लिए तो काफ़ी मैं थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट 2025 है। फर्स्ट अटेम्प्ट 2025 है, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? 2025 है, तो हाँ, ये ऐप्ट टाइम है, आपको शुरू कर देना चाहिए। बेसिक बुक्स से शुरू करिए, एनसीईआरटी से। और ऑप्शनल चूज़ करिए। जैसे मैंने बताया था कि कैसे ऑप्शनल चूज़ कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू गो थ्रू करिए। और सिलेबस देखिए सारे ऑप्शनल्स के, जो आपको लग रहा है आपका इंटरेस्ट है, और जिसमें आपको लग रहा है कि स्कोर किया जा सकता है, और अभी ट्रेंड में चल रहा है कि स्कोरिंग अच्छी हो रही है इस सब्जेक्ट की, तो आप ऑप्शनल चूज़ करिए। अब बेसिक से स्टार्ट करिए, न्यूज़पेपर को मत छोड़ना। आप अभी से शुरू करेंगे न्यूज़पेपर,
तो आप 2025 के अटेम्प्ट देने तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे करंट अफेयर्स के थ्रू भी। ठीक है? तो आपकी बेसिक से स्टार्ट करोगे, फिर आप अपने स्टैंडर्ड बुक्स पे जाओगे, उसके साथ आप ऑप्शनल भी करते रहिए। ठीक है? नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आई थिंक आंसर हो गए, तो अभी हम सेशन एंड कर सकते हैं ना। थैंक यू सो मच। मैं यूपीएससी टाइम्स का बहुत आभारी हूँ कि उनने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया आप सबसे पहुंचने के लिए, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि एस्पिरेंट्स की हेल्प हो सके। और हमने जो हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं, जो उनको किसी एक भी एस्पिरेंट को अगर उससे फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यूपीएससी टाइम्स का जो मोटिव है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है? सर जी 6 अटेम्प्ट तक कैसे मैनेज किया इतना धैर्य? हाँ, मतलब ये तो इतना आसान तो नहीं था 6 अटेम्प्ट तक बने रहना, लेकिन वही होता था, मैं सोचता था कि अब छोड़ दूंगा, लेकिन फिर प्री निकल जाता था, फिर मेंस लिखे जाते थे, फिर मेंस का रिजल्ट आते आते मेंस का रिजल्ट फिर 2 साल तो कोविड की वजह से चले गए थे, तो फिर टाइम टेबल शिफ्ट हो जाता था। प्री का एग्ज़ाम 2 बार पोस्टपोन हुए थे, जून में होना था जो अक्टूबर में हुए। तो ये बहुत ही अप्स एंड डाउन्स थे साइकिल में। लेकिन वही था कि एक आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि क्यों करना है, अगर आपके पास वाई है तो हाउ का रास्ता अपने आप निकल जाता है। तो ये बना रहना इम्पोर्टेंट था। तो बाय गॉड्स ग्रेस में बना रहा, तो और आखिरी में एक अच्छे नोट पे एंड हुआ, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। is the most some important lessons through CSE journey, which is most important during this journey. मैंने बताया कि जैसे आप अपने ऊपर आप खुद को चेंज कर सकते हो, आप कंट्रोलेबल्स जो है आप उनको कर सकते हो। मतलब बहुत फिलोसॉफिकल साउंड करूंगा मैं, लेकिन यही है प्रैक्टिकल चीज़। जो आपके हाथ में है आप वही कर सकते हो। आपके हाथ में है कि आप पढ़ सकते हो, आपको आप रिवाइज कर सकते हो, आप पेपर्स लगा सकते हो, जितने आप मेहनत कर सकते हो आप कर सकते हो। लेकिन उसका रिजल्ट कैसा रहेगा वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है? ये बहुत बड़ी लर्निंग है सीएसई के थ्रू, जो लाइफ के हर वॉक्स में मुझे लगता है कि अप्लाई करेगी, कि जो आपके हाथ में है और वो आप कर सकते हो। उसका फल क्या होगा वो आपके कंट्रोल में है भी नहीं, और आप कंट्रोल कर भी नहीं सकते। तो उसके बारे में सोच के आप अगर जो करना चाहिए वो भी नहीं करते, तो फिर तो आप जो रिजल्ट आप डिज़ायर करते हो तो कभी नहीं हो सकता। तो जो आप कंट्रोलेबल्स है उन पे फोकस करिए, जो आपके हाथ में है, तो रिजल्ट जो भी आएगा वो आप एक्सेप्ट कर पाओगे। ठीक है? अब मेरा मीडियम इंग्लिश ही था थ्रू आउट, प्रीलिम्स से लेके इवन इंटरव्यू में भी इंग्लिश ही था। एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान भी ऑल्सो मैटर्स। आई मीन एग्जीक्यूशन तो नहीं, मतलब आप बैक ऑफ द माइंड सोच के रख सकते हो प्लान भी। उससे ही मैंने बताया 2-3 चीज़ें होती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि अगर यूपीएससी नहीं भी होता है तो आई हैव समथिंग फॉर माई सेल्फ, कि मैं वो कर सकता हूँ। तो ये आपको यूपीएससी करने में एक कॉन्फिडेंस भी देता है। तो एक अच्छी चीज़ है अगर प्लान बी है तो। लेकिन आप यूपीएससी की तैयारी के दौरान ही आप प्लान बी पे काम नहीं कर सकते। तो आपका कमिटमेंट लेवल कम हो जाएगा यूपीएससी में, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आप जितना टाइम एंड एनर्जी यूपीएससी के लिए देना चाहते हो उतना नहीं दे पाओगे। तो बैक ऑफ द माइंड एक प्लान हो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं बननी चाहिए। तो अगर आपके पास प्लान बी है तो मुझे लगता है ये ज़्यादा सेफर ऑप्शन है, रादर दैन कि अगर मैं ये सोचना कि मैं प्लान बी होगा तो मैं कॉम्प्लेसेंट हो जाऊंगा। ओके, आई थिंक प्लान बी होना इज़ मोर प्रैक्टिकल वे।
Okay, so I think we can end the session now. Thank you so much, everyone, for your patient listening. Thank you.